एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हमने आपको जॉर्ज केली के व्यक्तित्व का संज्ञानात्मक सिद्धांत बताना शुरू किया था और हमने आपको बताया कि केली के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रत्यय है, उसकी मान्यता है कि जो व्यक्ति है वह संज्ञान जो अपना निर्मित करता है वह कंस्ट्रक्ट के आधार पर, निर्मितियों के आधार पर इन्होंने पूरे अपने सिद्धांत का वर्णन किया है। कल हमने जॉर्ज केली के सिद्धांत में आपको केंद्रीय व्याकृतियाँ, सीमांत व्याकृतियाँ, वाचिक व्याकृतियाँ और अवाचिक व्याकृतियों के बारे में बताने के साथ साथ यह भी बताया था कि व्यक्तिगत व्याकृतियों की क्या विशेषताएं होती हैं और केली के सिद्धांत में हमने कुछ उनकी उप प्रमेयों के बारे में बताया था। केली ने 11 उप प्रमेय के आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों को विश्लेषित किया है और बताया है। इसके बाद हम आपको बता रहे थे व्यक्तित्व की गतिकी और विकास पर। यहीं से हम आज अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, व्यक्तित्व की गतिकी और विकास से। कल हमने बताया था आपको कि केली ने अभिप्रेरकों की अवधारणा को अस्वीकार किया है और इसके स्थान पर इन्होंने बल्कि व्याकृतियों के ही आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। केली ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति को भीतर से एक सक्रिय प्राणी कहा है जो हमेशा किसी न किसी व्याकृति का उपयोग करके घटनाओं का पूर्वानुमान करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनके लिए सक्रिय होता है। अतः केली के सिद्धांत को एक गत्यात्मक सिद्धांत कहा गया है। केली ने अपने सिद्धांत में मनुष्य को एक सक्रिय प्राणी मानते हुए यह बताया है कि व्यक्ति में मानव जो है उसके जीवन में कुछ विशेष प्रक्रियाएं हैं और इसको सार तत्व माना है। व्यक्तित्व गतिकी के प्रति केली की विचारधारा के कुछ भागों में हम बांट सकते हैं। मुख्यतः 2 रूप हैं। पहली चीज तो केली ने मनुष्य को एक वैज्ञानिक के रूप में बताया है, मैन एज साइंटिस्ट। केली के अनुसार वैयक्तिक आकृति सिद्धांत के सहारे व्यक्ति किसी अपने ही व्यवहार को, जो व्यक्ति है वह स्वयं के व्यवहार को एक वैज्ञानिक के रूप में व्याख्या कर सकता है। अर्थात केली ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करता है। कोई भी वैज्ञानिक कार्य करने से पहले एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना या कुछ नियम सिद्धांत बनाता है तथा उसकी जांच कुछ प्रयोगों के आधार पर करता है। केली ने भी ये कहा है कि व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी करता है उसका निश्चित रूप से कोई न कोई आधार, सिद्धांत होता है और प्रयोग करने से पहले जिस प्रकार वैज्ञानिक इन परिकल्पनाओं का सहारा लेता है उसी प्रकार मनुष्य भी जो है अपनी क्रियाओं के संबंध में इन परिकल्पनाओं के आधार पर ही अपनी क्रियाएं करता है। केली ने अपने सिद्धांत में यह कहा है कि व्यक्ति जो है अपनी परिकल्पना या सिद्धांत को वास्तविकता की कसौटी पर सही उतारता है
तो उसे वैज्ञानिक स्वीकार कर लेते किया जाता है। प्रयोग के बाद भी जब वास्तविकता की कसौटी पर सही व्यक्ति नहीं उतरता है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। करीब करीब इसी ढंग से सभी व्यक्ति वास्तविकता के बारे में एक परिकल्पना बनाते हैं और जिनकी सहायता से जिंदगी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं और उसे उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे कि एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग के दौरान प्रयोगशाला की परिस्थिति में विभिन्न घटनाओं को नियंत्रित करता है, चरों को नियंत्रित करता है। उसी तरह एक मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, नियंत्रित करते हैं और इन परिकल्पनाओं के आधार पर उसकी वैधता की जांच करता है। इस संबंध में केली ने कुछ तथ्य दिए हैं। मानव एक वैज्ञानिक के रूप में यह पता चलता है कि लोग अपनी जिंदगी में भविष्य की घटनाओं की ओर न कि अतीत एवं वर्तमान की घटनाओं की ओर अधिक उन्मुख होते हैं। यानी केली ने अपने ये सिद्धांत में कहा है कि लोग जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उससे व्यक्ति जो है भविष्य की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाता है, न कि बीती हुई चीज़ों के बारे में या वर्तमान के बारे में। और इससे वह भविष्य के घटनाओं के बारे में अनुमान लगाकर उन्हें नियंत्रित करके और वास्तविकता की कसौटी पर विचार करके सत्यता की जांच करता है। केली के इस मानव वैज्ञानिक के रूप में जो व्याख्या की गई है उससे यह भी पता चलता है कि व्यक्ति अपने वातावरण को सक्रिय रूप से परिवर्तन करने की क्षमता होती है व्यक्ति में। और इसके लिए व्यक्ति जो है निष्क्रिय रूप में, सक्रिय रूप से भले न करे उस समय, लेकिन निष्क्रिय रूप से विचारों के माध्यम से अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। यानी क्रियाएं वह सक्रिय रूप से जो प्रतीत होती है लेकिन इसका विचार वह निष्क्रिय रूप से करता है। एक मनोवैज्ञानिक अपनी सैद्धांतिक विचारधारा में जैसे निरंतर परिवर्तन करता रहता है उसी तरह से एक साधारण व्यक्ति भी अपनी घटनाओं की पुनर्व्याख्या करता है। अतः केली के अनुसार व्यक्ति की जिंदगी वातावरण की घटनाओं से प्राप्त अनुभूतियों की पुनर्व्याख्या से एक पूरी तरह का संघर्ष होती है। यानी जो कुछ भी व्यक्ति की अनुभूति है उसके आधार पर वह भविष्य के बारे में जो व्याख्या करता है वह पूर्ण वैज्ञानिक परिकल्पनाओं, सिद्धांतों, नियंत्रण आदि के आधार पर होती है और इसमें एक तरह का व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों और व्याख्या के मध्य एक संघर्ष होता है और व्यक्ति का यही गुण उसे अपने भाग्य को भी निर्धारित करने में मदद करता है। यानी व्यक्ति की क्रियाएं जितनी अधिक सफल होंगी उतना ही बेहतर वह अपने बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है। अब हम आपको केली के सिद्धांत के दूसरे प्रत्यय यानी व्यक्तित्व गतिकी एवं विकास के दूसरे प्रत्यय CPC चक्र के बारे में बताते हैं। CPC साइकिल
यानी सर्कमस्पेक्शन प्रीकम्पशन कंट्रोल साइकिल। CPC चक्र एक ऐसा मॉडल है जिसके अनुसार संज्ञान को व्यक्ति क्रिया में बदल देता है। यानी CPC चक्र के आधार पर केली ने व्यक्ति की क्रियाओं को वर्णित किया है। यानी जो व्यक्ति की संज्ञान होती है, अनुभूति होती है, उसके आधार पर जो कुछ वह क्रियान्वित करता है उसे ही CPC मॉडल के रूप में बताया गया है। इस मॉडल की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था परिनिरीक्षण की अवस्था है, दूसरी पूर्व क्रमिक अवस्था है और तीसरी नियंत्रण की अवस्था है। परिनिरीक्षण की अवस्था में व्यक्ति जो है किसी परिस्थिति से संबंधित कई प्रकार की संभावित व्याकृति के बारे में सोचता है। हमने आपको इसके पहले भी ये बताया था कि एक परिस्थिति विशेष से संबंधित, एक उद्दीपक से संबंधित व्यक्ति कई प्रकार की व्याकृतियां निर्मित करता है और उस परिस्थिति विशेष के लिए जो व्याकृति सुटेबल होती है, जो कंस्ट्रक्ट सुटेबल होता है, उसी के आधार पर वह क्रिया करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कई तरह की व्याकृतियों के बारे में वह सोचता है। यानी इस अवस्था में समस्या के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। पूर्व क्रमिक अवस्था में व्यक्ति कई संभावित परिकल्पनाओं या व्याकृतियों में से कुछ, जैसे कि एक वैज्ञानिक भी है कि कई प्रकार की परिकल्पनाओं को निर्मित करता है, वैसे व्यक्ति भी कई प्रकार की परिकल्पनाओं या व्याकृतियों पर जिससे कि समस्या का समाधान हो सकता है। यानी व्याकृतियां तो कई हैं, लेकिन उस परिस्थिति या समस्या से संबंधित जो विशेष व्याकृति है, व्यक्ति उस पर ध्यान देना आरंभ कर देता है। उसमें व्यक्ति जो है कई संभावित परिकल्पनाओं या व्याकृतियों पर समस्या समाधान से संबंधित ध्यान देने के साथ साथ वह अपनी अवस्था या भविष्य की अवस्था पर यह नियंत्रण भी आरंभ कर देता है कि उसे किस प्रकार का निर्णय लेना है और कौन सी क्रिया करनी है। इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति का व्यवहार एक खास प्रकार का होता है, विशेष प्रकार से सक्रिय होता है। यानी केली ने यह जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें पहली अवस्था में व्यक्ति जो है परिस्थिति विशेष से संबंधित जितनी व्याकृतियां, अनुभूतियां होती हैं, उन सब पर विचार करता है और ये कहा जा सकता है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो है समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करता है। दूसरी अवस्था यानी पूर्व क्रमिक अवस्था, जिसमें व्यक्ति अनेक व्याकृतियां तो हैं, उनमें से एक को चुनता है और उसके आधार पर एक या कुछ को चुन लेता है, लेकिन सभी का उपयोग नहीं करता है और ऐसी व्याकृतियां चुनता है जो समस्या समाधान से बहुत अधिक संबंधित होती हैं। इनके आधार पर व्यक्ति जो व्याकृतियां चुना है समस्या समाधान के आधार पर, उन पर वह ध्यान देना आरंभ कर देता है। और तीसरी अवस्था वह होती है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि उसे उस परिस्थिति में कौन सी क्रिया या संबंधित व्यवहार करना है। इस प्रकार से केली ने
इस CPC चक्र की व्याख्या की है। केली के अनुसार तीनों प्रकार की अवस्थाओं से जब कोई व्यक्ति गुजरता है तब उसका संज्ञान एक विशेष प्रकार के व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। केली का विचार है कि एक समय में एक से अधिक CPC चक्र से व्यक्ति गुजर सकता है। CPC चक्र को केली ने बहुत ही महत्व दिया है। जैसे कि हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय में और हम बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ते हैं, लेकिन जब भविष्य या कैरियर की बात होती है तो हम उनमें से कुछ को चयन करते हैं। इसके पश्चात जो कुछ को चयन करते हैं उसमें भी हमारा कौन सा कोर्स हमारे कैरियर के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, इस पर हम अपने ध्यान को सेंट्रलाइज करते हैं और जो बहुत नज़दीक होता है हमारे लक्ष्य के, हम उसी के आधार पर अपनी क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं और उसी में अपना पूर्ण ध्यान देकर भविष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने के बारे में प्रयास करते हैं। केली ने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के विकास के अध्ययन पर भी बल डाला है। केली ने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के विकास के बारे में कहा है कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य विकास से तात्पर्य वैयक्तिक व्याकृति चक्र यानी तंत्र, जो मतलब व्यक्ति ने अपने बारे में एक कंस्ट्रक्ट निर्मित किया है, अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में, यानी व्यक्ति जो है कंस्ट्रक्ट करता है, उसके आधार पर उसका स्वास्थ्य विकास होता है। केली ने बताया है कि बाल्यावस्था में कुछ खास व्याकृतियां व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस बाल्यावस्था में बच्चे किसी खास व्यक्ति के माध्यम से व्याकृति निर्मित करते हैं, परिभाषित करते हैं। इस समय बच्चे में के नज़दीक जो कोई भी होता है वह उससे काफ़ी प्रभावित होता है और यह व्याकृतियों का निर्माण उसी के आधार पर होता है। यह पिता, माता आदि शब्द जो हैं वह उसके सामाजिक संबंधों और उसकी व्याकृतियों को निर्मित करते हैं, विकसित करते हैं। केली ने यह बताया है कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जो है उसका विकास जिन व्यक्तियों में उत्तम ढंग से होता है उनमें कुछ विशेष विशेषताएं पाई जाती हैं। जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह हमेशा जो भी व्याकृतियां निर्मित किए हैं उसके मूल्यांकन के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और साथ ही साथ अपने परसेप्शन यानी जो कुछ भी उन्होंने देखा है, समझा है, जो प्रत्यक्षीकरण है उसकी हमेशा वह उसकी जांच करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और जो व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है, मूल्यांकन करने को तत्पर नहीं है, केली के अनुसार वह मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं हो सकता है, उसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य उत्तम नहीं हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, यदि उनको यह लगता है कि उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट निर्मित किया है वह सही नहीं है, तो वह उसको परिवर्तित करते हैं, उसको त्याग करके अपना जो कोर पोल सिस्टम है यानी सार भूमिका तंत्र है उसको वह परिवर्तित करने के लिए तैयार रहते हैं।
मनोवैज्ञानिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह अपनी व्याकृतियों के प्रसार, कार्य तथा सीमाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी अपने अनुभवों, ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण से इसमें प्रवेश्यता या शामिल करने के गुण को बढ़ाते हैं। और इस तरह से ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने विकास के, डेवलपमेंट के दरवाजे खुले रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ओपन माइंडेड व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह अपनी सामाजिक भूमिका तथा अपने साथी समूह के साथ तरह तरह की भूमिकाओं को ठीक ढंग से निभाने की कोशिश करते हैं। केली ने व्यक्तित्व के मापन एवं शोध के संबंध में भी कुछ विचार दिए हैं। केली ने व्यक्तित्व मापन की कई टेक्निक्स का वर्णन किया है। इनमें सबसे सीधा एवं सरल जो तरीका है वह साक्षात्कार का है। इंटरव्यू के बारे में आपने, इंटरव्यू टेक्निक के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ है। केली का ये कहना है कि साक्षात्कार की प्रविधि से व्यक्ति की विचारधाराओं को काफ़ी अच्छे ढंग से जाना जा सकता है और साथ ही इसे समझा भी जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने आत्मचरित्र चित्रण की विधि को भी महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं के ही जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में ही अपना विवरण लिखता है। यानी किसी नाटक या कथा वस्तु का एक मेन कैरेक्टर अपने को मानकर व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में लिखता है। इसको केली ने आत्मचरित्र चित्रण विधि कहा है। अब व्यक्ति जो कुछ भी अपने बारे में बताता है उसके आधार पर व्यक्ति के अपने तथ्यों को कैसे प्रत्यक्षीकरण करता है यह सब समझा जा सकता है। केली ने अपने सिद्धांत में बाद में वैयक्तिक व्याकृतियों के सहारे व्यक्ति अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझकर व्याख्या करता है, यह भी बताया है। और इसके लिए उन्होंने बाद में एक विशेष टेस्ट का प्रतिपादन किया जिसे भूमिका व्याकृति संग्रह परीक्षण कहा जाता है। केली ने अपने इस परीक्षण REP रोल कंस्ट्रक्ट रिपार्टरी टेस्ट को बताया है। और केली ने इस परीक्षण में व्यक्ति को 20 से 30 ऐसी भूमिकाओं को उपस्थित किया है, यानी इसमें भूमिकाओं को परिभाषित भी किया गया है। ऐसी भूमिकाओं के साथ उपस्थित किया है जो व्यक्ति की जिंदगी में महत्वपूर्ण होती हैं। इसे भूमिका शीर्षक सूची, रोल टाइटल लिस्ट कहा जाता है। इस सूची में सम्मिलित जो किए गए हैं उनमें प्रमुख शीर्षक सेल्फ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर यानी आत्मा, माँ, पिता, भाई, बहन, डॉक्टर, दयालु व्यक्ति, खुशमिजाज व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति आदि हैं। ये इस तरह के शीर्षक इनकी टेस्ट में सम्मिलित किए गए हैं। सूची की प्रत्येक भूमिका के लिए व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना होता है
जो उस भूमिका के लिए या दी गई परिभाषा के अनुसार हो। जैसे कि इस टेस्ट में एक भूमिका को परिभाषित किया जाता है और व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि इस भूमिका के लिए जो सूटेबल व्यक्ति हो वह उसका नाम बताए। इस प्रकार से ऐसे भूमिकाओं को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे नामों को केली ने चित्र कहा है, जिसको कि व्यक्ति बताता है, फिगर कहा है। इसके बाद 3 ऐसे नामों का एक समूह बनाकर व्यक्ति के सामने इस निर्देश के साथ उपस्थित किया जाता है कि वह यह बताए कि इनमें से कौन 2 एक दूसरे के समान हैं परंतु तीसरे से भिन्न हैं। यानी व्यक्ति को जो अन्य 3 नाम दिए जाते हैं उनमें से 2 को समानता के आधार पर एक साथ और जो अलग है एक को अलग किया जाता है। यानी व्यक्ति को उन 3 नामों के बीच तुलना करने को कहा जाता है जिसका उसने उल्लेख किया है विशेष भूमिकाओं के रूप में। भूमिका शीर्षक सूची में सभी भूमिकाओं को करीब करीब बराबर संख्या में एक ट्रायड त्रिभुज के रूप में त्रिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण करके यह पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करता है और किस प्रकार से वह उनका प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी व्यक्ति अपनी जिंदगी में जिन लोगों के साथ रहता है उनके साथ वह समायोजन भी करता है, उनका प्रत्यक्षीकरण भी करता है। यह व्यक्ति उसके सामने विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति से उस भूमिका विशेष के लिए जिसे परिभाषित किया है केली ने, उसके लिए एक नाम पूछा जाता है। साथ ही साथ 3 की आपस में तुलना करके समानता और भिन्नता के आधार पर अलग करने के लिए भी कहा जाता है। इसके लिए केली ने प्राप्तांक लेखन प्रविधि कोई वस्तुनिष्ठ प्रकार की विकसित नहीं की है। इसकी व्याख्या बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक के कौशल एवं प्रशिक्षण पर ही निर्भर करती है। यानी इसकी जो व्याख्या स्कोरिंग है उसके लिए कोई विशेष स्टेप या विशेष उस पर न निर्भर होकर ये एक साइकोलॉजिस्ट की स्किल्स और ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। केली ने अपनी जो वैयक्तिक व्याकृति को मापने के अलावा इन्होंने कुछ ऐसे रिसर्च भी किए हैं, शोध भी किए हैं और शोध के आधार पर एक ऐसी चिकित्सकीय विधि का भी वर्णन किया है जिसके सहारे व्यक्ति अपनी व्याकृतियों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो अनुपयुक्त होती हैं उनको हटाता भी है और जो अनुपयुक्तता होती है उसे परिवर्तित करके फिर से वह उनको रिकंस्ट्रक्ट करके नई व्याकृति को निर्मित करता है। इसके आधार पर जो व्यक्ति है वह अपने को एडजस्ट करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को इन्होंने सुनिश्चित भूमिका चिकित्सा की संज्ञा दी है। क्रॉकेट ने केली के व्यक्तित्व सिद्धांत के विभिन्न संप्रत्ययों पर किए गए रिसर्च को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि इनका
REP परीक्षण वैयक्तिक व्याकृतियों को मापने की सबसे अनूठी प्रविधि या टेक्निक है। अब ये तो रही कैली के सिद्धांत की बात। जैसा कि हम हर सिद्धांत के लास्ट में मूल्यांकन की ओर चलते हैं, ये जितनी चीज़ें हम लोगों ने बातें की, देखी, समझी, यह कैली का सिद्धांत था। अन्य मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए इस संबंध में भी कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। केली का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, अन्य सभी व्यक्तित्व सिद्धांतों की तरह इसके इस सिद्धांत में भी कुछ गुण हैं और कुछ सीमाएं हैं। केली का व्यक्तित्व सिद्धांत अपने आप में एक अनूठा सिद्धांत है और उनके इस कार्य को, यानी प्रत्येक मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत के जो प्रत्यय होते हैं, किसी न किसी सिद्धांत से मिलते जुलते या कहीं से कुछ लेता भी है, लेकिन केली के सिद्धांत में जिस प्रत्यय को लिया गया है उसको कहीं से लिया नहीं गया है, वह उनका अपना अनूठा सिद्धांत है। और केली ने अपने सिद्धांत में अन्य सिद्धांत, केली ने अपने कार्य के लिए जो प्रत्यय लिया है, न तो कहीं से लिया है और न ही अन्य सिद्धांतों का विस्तार के रूप में अपना सिद्धांत बताया है। यानी केली का जो सिद्धांत है वह पूर्णतया उनका अपना देन है। इन्होंने कंस्ट्रक्ट का जो प्रत्यय लिया है, निर्मिति का जो प्रत्यय लिया है, वह उनकी अपनी देन है, न कि उन्होंने किसी अन्य मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का विस्तारीकरण किया है, यानी उसको इलेबोरेशन न किया है, बल्कि इन्होंने अपने ही सिद्धांत आपको, जो कि इनकी अपनी नैदानिक अनुभूतियों पर आधारित है, उसी की व्याख्या की है। केली के सिद्धांत को एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ यह केली का जो सिद्धांत है, यह व्यक्तित्व शोध, पर्सनालिटी रिसर्च के लिए एक स्टिमुलस का, एक उद्दीपक का कार्य किया है इस सिद्धांत ने। इस सिद्धांत की लोकप्रियता के कारण मनोवैज्ञानिकों ने इसे, खासकर ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिकों ने इसका भव्य स्वागत किया है। यानी ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिकों के मध्य केली का सिद्धांत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसने रिसर्च के लिए एक स्टिमुलस या उद्दीपक के रूप में कार्य किया है। इनके निर्मिति के फैक्टर पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शोध कार्य किए हैं। केली के सिद्धांत में इस बात पर भी बल दिया गया है कि व्यक्ति अपने जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका परसेप्शन किस प्रकार से करता है, उस एनवायरनमेंट को किस तरह से वह समझता है और उसमें किस प्रकार एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपनी सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है, इसकी एक मूल प्रविधि दी गई है। यानी केली ने अपने सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण, अनुभूतियों, संज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के लिए, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण देन दी है। केली के व्यक्तित्व सिद्धांत पे ऐसा नहीं है कि कुछ आक्षेप नहीं है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मिशेल 1971 की। इन्होंने कहा है कि केली का व्यक्तित्व सिद्धांत
व्यवहारात्मक प्रक्रियाओं का संपूर्ण विश्लेषण नहीं करता है। मिशेल ने यह कहा है कि इस सिद्धांत में मानव व्यवहार का मुख्य निर्धारक वैयक्तिक व्याकृति है, लेकिन केली ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन व्याकृतियों को व्यक्ति कैसे अर्जित करता है। व्याकृति निर्मित होती है यह बताया है, लेकिन मिशेल का ये कहना है कि कैसे अर्जित करता है इसके बारे में अब केली ने अपने सिद्धांत में अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केली का सिद्धांत जो है अन्य व्यक्तित्व सिद्धांतों से अलग प्रकार का है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व सिद्धांतों में कुछ प्रमुख प्रत्यय जैसे इमोशन, ड्राइव्स, अनकॉन्शियसनेस यानी संवेग, अचेतन, अंतर्नोद, आवश्यकता आदि को अपने सिद्धांत में शामिल किया है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या के लिए इन प्रत्ययों को महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन केली ने अपने सिद्धांत में इसको कहीं शामिल नहीं किया है। यानी कहा जाता है कि इन प्रत्ययों की झलक भी केली के सिद्धांत में नहीं मिलती है। अतः केली के सिद्धांत को व्यक्तित्व सिद्धांत मानना इन मनोवैज्ञानिकों ने उचित नहीं समझा है। इसके अलावा आलोचकों का यह भी कहना है कि केली के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय की व्याख्या यानी जिसको कि लगभग सभी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, जिसके आधार पर व्यक्ति का व्यवहार केंद्रित होता है, अर्थात अभिप्रेरणा की कोई व्याख्या नहीं है। इतना ही नहीं, केली के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण मानवीय संवेग हैं, जैसे प्रेम, घृणा, डर, इन सब का भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। यानी केली ने अपने सिद्धांत में मात्र एक रेशनल ह्यूमन यानी विवेकी मानव को बताया है। शूल्ज ने कहा है कि मानव जो है मात्र विवेकी नहीं है। शूल्ज ने ये कहा है कि अमूर्त और आदर्श अवस्था जिसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है, ऐसा इसके आधार पर ही खाली व्याख्या नहीं हो सकती है। यानी केली ने अन्य प्रकार के प्रत्ययों को अपने सिद्धांत में जो शामिल नहीं किया है, केवल पॉजिटिव, विवेकी, इनके आधार पर जो बताया है, तो मनुष्य हमेशा विवेकी ही नहीं होता है, उसमें अन्य तत्व भी होते हैं। मनुष्य हमेशा आदर्श नहीं होता है, उसमें नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। इसकी बहुत व्याख्या केली ने नहीं की है। केली ने यह भी बताया है कि व्यक्ति घटनाओं एवं अनुभूतियों का वर्णन अपने ढंग से करता है, परंतु क्यों किसी घटनाओं एवं अनुभूति का वर्णन करता है और दूसरे व्यक्ति क्यों दूसरे ढंग से करते हैं, इसका उत्तर केली के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। केली ने अपने सिद्धांत में स्पष्टतः यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जो उसका कंस्ट्रक्ट सिस्टम है उसको डेवलप करता है, परिभाषित करता है और विस्तृत करने का
प्रयास करता है। वह कौन सा कारक है जो निर्धारित करता है कि इन व्याकृतियों को विस्तारित करते हुए व्यक्ति अपने लिए एक निश्चित कदम उठाता है, यानी किस फैक्टर के आधार पर वह अपनी इस कंस्ट्रक्ट को डेवलप करता है, डिफाइन करता है, इसके बारे में केली के सिद्धांत में नहीं बताया गया है। आलोचनाएं तो सभी सिद्धांतों की हुई हैं। कोई भी व्यक्तित्व सिद्धांत बिना आलोचना के नहीं है। तो केली का भी व्यक्तित्व सिद्धांत आलोचनाओं के होते हुए भी हम कह सकते हैं कि कितनी भी आलोचना क्यों न हो, केली का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिसका स्वागत मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और यह अध्ययन और शोध के लिए भी एक दिशा निर्धारित करता है।